बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 11 नवंबर और पीर की शाम है और 3 खबरें हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। पहली खबर तो ये है कि आईनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कायम होना था, वो कायम होने से पहले ही कहा जा रहा है कि वो अमली तौर के ऊपर टूट चुका है। इसकी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा, जो सीनियर प्यूनी जज है, सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज एक और केस की समाअत की और उसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी थे। और उन्होंने जिस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कायम होने वाले आईनी बेंच की आत्मा रोल दिया उन्होंने। और ये कहा जा रहा है कि जनाब, इन्होंने आत्मा ही नहीं रोल दी बल्कि आईनी बेंच की लुटिया डबो दी है। इसकी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और तीसरी खबर चीफ जस्टिस साबिक पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के बारे में है। और इनको इस्लामाबाद में एक लिटरेरी फेस्टिवल हुआ है और जिसके अंदर चीफ जस्टिस साबिक काजी फाइज ईसा को जस्टिस मुनीर से भी ज्यादा बुरा जज करार दिया गया है। और उनको ये खिताब जो है कि अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हर जगह के ऊपर उनको इस किस्म के अलकाब से पुकारा जा रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले काजी साहब के बारे में बात कर लेते हैं। काजी फाइसा साहब जो है कि 13 महीने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे और जिस किस्म के उन्होंने फैसले किए, जिस किस्म का सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका कंडक्ट था और जो पर्सनल कंडक्ट भी था उनका, जो अपने सियासी मुखालफिन और भुगला के साथ जो पेश आते थे, उसके नतीजे के अंदर उनको काफ़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो कैंप था वो उनको अप्रिशिएट करता है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी उनको अप्रिशिएट करती है, उनका दिफा करती है और इस्टेब्लिशमेंट तो उनके दिफा के अंदर बिछी गई है इस पिछले 13 महीनों के अंदर। और अभी भी वो उनके दिफा में इस हद तक जा रहे हैं कि अगर कोई उनके खिलाफ मुजाहरा या जुमला कसता है या गाड़ी को थप्पड़ मारता है लंदन में, और मुकदमे जो है वो इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर दर्ज होते हैं, लेकिन अरशद शरीफ शहीद जिसको कीनिया के अंदर शहीद किया गया, कत्ल किया गया, और वहाँ की अदालत ने भी करार दे दिया कि नहीं, वो गलती से नहीं हुआ, वो टारगेट करके जो है कि उसका कत्ल किया गया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सारे के सारे मामलात, इनके पीछे कौन लोग हैं और क्या कुछ चल रहा है। उस तनाजुर के अंदर जो इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल है, इसके अंदर पढ़े लिखे लोग शरीक होते हैं। इसके अंदर कोई वो गली मोहल्ले के थड़े वाले लोग नहीं है जिनकी आप ज़ेन साजी कर सकें, जिनको आप गुमराह कर सकें, जिनको आप प्रोपेगेंडा के ज़रिए, रियासती मशीनरी का प्रोपेगेंडा हो या सियासी मशीनरी का प्रोपेगेंडा हो, उसके ज़रिए आप उसको गुमराह नहीं कर सकते। ये सारे के सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं और फिर अपनी राय कायम करते हैं। और उस लिटरेरी फेस्टिवल में जो मुख्तलिफ सवालात जवाबात हो रहे थे, वहाँ पर हामिद मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी काजी फैसला साहब के खिलाफ जब रेफरेंस फाइल हुआ तो उस वक्त उन्होंने उनकी सपोर्ट की, हमायत की। और फिर जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो बने तो उनका ख्याल था कि वो अब वो गलतियां नहीं करेंगे जो माजी में उनके मुखालफिन ने की थी। लेकिन काजी फैसला साहब ने 13 महीने जब चीफ जस्टिस रहे तो वो स्टैब्लिशमेंट के अलाकार बनकर रहे और वो मैनेज जज के तौर के ऊपर उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी और अपने मुखालफिन के सारे केसेस अपने पास रख कर और मुखालफिन के खिलाफ फैसले दिए। तो जब उन्होंने अपना मनसब के जो तकाजे पूरे नहीं किए तो फिर हामिद मीर साहब ने कहा कि हमने भी अपनी जो है कि पोजीशन बदल ली और फिर हम उनके खिलाफ खड़े हो गए। और उन्होंने ही जब हॉल के अंदर, भरे हुए हॉल के अंदर जब ये कहा कि वो समझते हैं कि काजी फाइज ईसा जो है वो जस्टिस मुनीर पाकिस्तान के अंदर बदनुमा तरीन स्याह धब्बा है पाकिस्तान की आईनी और कानूनी तारीख के अंदर, जब उन्होंने कहा कि वो जस्टिस मुनीर जैसे नहीं बल्कि उनसे ज़्यादा बुरे जज जो है कि वो साबित हुए, तो इस पर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। और ये वो रिस्पांस था जो बेसिकली ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी उन सियासी जमातों को जो हुकूमत के अंदर काबिज तो हो गई हैं लेकिन अवाम के अंदर जो है कि उनकी कोई पजीराई नहीं। उनको ये समझनी चाहिए कि वो कैसे लोगों की हमायत में खड़े हैं या कैसे लोगों के दिफा में खड़े हैं अपने सिर्फ महज चंद हफ्तों या चंद महीनों के इक़्तिदार के लिए। और उनको अगर अपनी इस्लाह करेंगे और उस रास्ते से हट जाएंगे तो शायद उनको अपनी पब्लिक पे ज़राई जो है, वोट बैंक उनका शायद वापस आए। लेकिन अगर वो जिस रास्ते पे खड़े हैं तो वो उस रास्ता उनको तबाही बर्बादी की तरफ पहले ही ले जा चुका है, मजीद उनको जो है कि उनकी गहराइयों के अंदर वो दफन कर देगा। और इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है जो एक गलत रास्ते पे चली गई है। और एक ज़माने से पाकिस्तान की अफवाज को लोग बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन आज शायद वो इतना सूरत हाल वैसी नहीं है जो पहले थी। और आज यही वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट के अपने जो सोशल मीडिया आउटलेट हैं वो चुप हैं, खामोश हैं, वो इंटरेक्शन नहीं कर सकते अपने अवाम के साथ। ये भी उनको सोचना होगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं तारीख के इस मोड़ के ऊपर।
दूसरा मामला जो है आईनी बेंच का जो है, उसमें बड़ा अहम इजलास जो है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने ये इजलास बुलाया था और ये इसमें इंटरेस्टिंगली 7 जो है कि चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन के अलावा 7 लोगों ने इस इजलास में शिरकत की और इस बेंच के जो दीगर 7 अरकान जो हैं वो तो जब बेंच बनेगा तो बैठेंगे, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से भी जो है 3 रुकनी कमेटी है, उस कमेटी के बाकी तीनों लोग जो है जज साहिबान जो है किसी इजलास में नहीं थे। इस इलामिये में बताया गया कि एक जज साहब जो है कि बैरून मुल्क हैं वो अवेलेबल नहीं है, जब वापस आएंगे तो फिर जो है कि इसकी कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा केसेस किस बेंच में कब लगाने हैं, क्या करना है, कॉज लिस्ट कैसे बनेगी। लेकिन दूसरे जज के बारे में बिल्कुल खामोशी रखी गई कि वो इस इजलास में क्यों नहीं थे। इस इजलास में रजिस्ट्रार थे, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल थे, सीनियर रिसर्च जो अफसर हैं वो थे, इंस्टीट्यूशन अफसर जो मुकर्रर करते हैं केसेस वो, और 2 जुडिशियल असिस्टेंट थे। और इस कमेटी में अमीनुद्दीन साहब हैं, उनके बाद जमाल बंदोखेल साहब हैं और मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। जमाल बंदोखेल साहब गुज़िश्ता दिनों बैरून मुल्क थे और आखिरी जो जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ था उसमें भी वो थोड़ी देर के लिए हाजिर हुए थे और फिर वीडियो लिंक के जरिए, और उन्होंने कहा था कि उनकी फ्लाइट है इसलिए फिर वो वीडियो लिंक से आउट हो गए थे। तो अब ये नहीं बताया जा रहा कि क्या मामला है। तो इस वक्त आलम यह है कि इस बेंच के अंदर जो लोग हैं, जैसे बार बार पहले भी हमने कहा कि 4 लोग तो शायद बैठ जाएंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब समेत इस बेंच के, इसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा भी, जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब भी, लेकिन 3 जो बाकी लोग हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो इस कमेटी के मेंबर भी हैं और जो जस्टिस आयशा मलिक हैं वो भी हैं, और जस्टिस हसन रिजवी जो है कि वो, ये लोग जो है कि इन्होंने तो फैसला दिया हुआ है जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के बारे में कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करने का हुक्म देकर जो है कि मिसकंडक्ट किया, संगीन खिलाफ वर्जी की है। तो इनके बारे में बहुत सारे सवालिया निशान है और अभी भी नजर आ रहा है कि जैसे जैसे पेश रफ्त हो रही है इसके अंदर ये लोग जो है कि आपको नहीं नजर आ रहे। तो इसलिए प्रैक्टिकली अमली तौर के ऊपर जो है कि इस बेंच का खुद भी बनना, बैठना, समाअत करना जो है कि इसके अंदर अभी बहुत सारे सवालिया निशान, इफ एंड बट्स इसके अंदर मौजूद हैं। फिर आज एक केस के हवाले से जस्टिस मंसूर ने 26वीं तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच की जो लुटिया डुबो दी है या उसकी आत्मा को रोल दिया है, उस हवाले से जस्टिस आयशा ने सवाल उठाया आज जब समाअत हो रही थी कि ये आईनी बेंच बनेगा तो हम इस बेंच को जो है कि शायद हम तो इस केस को नहीं सुन सकते, तो आईनी बेंच में जाएगा, जब बनेगा तो उधर जाएगा। जिस पर मंसूर अली शाह ने काफ़ी रिमार्क्स दिए कि आईनी बेंच नहीं है तो क्या हम ये गैर आईनी बेंच है, इसका क्या करना है, जब तक आईनी बेंच नहीं बनेगा तो क्या हम गैर आईनी तसव्वुर होंगे, आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे, अगर हम सुन भी लेंगे तो कौन पूछ सकता है। बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि किस केस का फैसला किधर जाना है या किस बेंच में जाना है, और अगर किसी केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा, फैसला कर भी देते हैं तो रोकने वाला कौन होगा। नज़ानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है, हमने कर लिया, और आईनी मुकदमात सुन नहीं सकते, वकला की तरफ से अदालती मामलत भी नहीं की जा रही। ये वो रिमार्क्स थे। इस मौके पर जस्टिस शकील अब्बासी ने जब ये कहा कि अब इस केस का क्या करना है, जस्टिस मंसूर ने कहा थोड़ा वक्त दे देते हैं, फिर क्या होता है देख लेते हैं, थोड़ा वक्त दे देते हैं। तो जस्टिस आयशा ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है कि कमेटी फैसला करेगी, तो शायद उस कमेटी के लिए हम छोड़ देते हैं जो जस्टिस अमीन के, मैंने आपको कहा कि आज जो इजलास भी हुआ जिस हवाले से। तो फिर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि अभी हम फिलहाल इसके ऊपर कोई नुक्ता नज़र या कोई अपनी राय, ऑब्जर्वेशन फैसले के अंदर नहीं देते, सिर्फ गपशप लगा रहे हैं तो गपशप ही करते रहते हैं। तो ये आईनी बेंच जो है कि अभी ये गपशप और इस किस्म के रिमार्क्स आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये गपशप का एक फोरम दिखाई देता है इस वक्त। और जजेस की राय है, अक्सरियती जजेस की राय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 16 जजेस हैं और गालबन 11-12 जजेस जो है कि वो आपको इसी किस्म के तबसरा और कमेंट्स करते हुए नजर आएंगे इस आईनी बेंच के बारे में। ये वो अलमिया है, ये वो गैर दानिशमंदाना फैसला है हुकूमत का कि उन्होंने महज अपने चंद मफादात के लिए जो है कानून साजी किया, लेकिन ये देखे बगैर कि इससे कितना बड़ा एक क्राइसिस जन्म ले सकता है और इससे कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं, वो उन्होंने नहीं देखा और जल्दबाजी के अंदर ये सारा कुछ किया ताकि किसी तौर के ऊपर भी इस हुकूमत को बचाया जा सके, इस हुकूमत को दुआम दिया जा सके, इस इलेक्शन के जाली नताइज को बचाया जा सके, इस इलेक्शन के जाली नताइज के नतीजे में कायम होने वाली
اس جعلی حکومت کو بچایا جا سکے. یہ وہ بنیادی مقصد تھا جس کے نتیجے کے اندر یہ ساری کی ساری قانون سازی کی گئی اور عدلیہ کے اندر 1 2 3 عدلیہ جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہیں. اور یہ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کی ہے، جس کا ہر جمعرات کو اجلاس ہونا طے پایا تھا. اب وہ اجلاس ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات ہیں. اس کے اوپر منصور شاہ کا خط بھی سامنے آیا ہوا ہے کہ جناب فل کورٹ اجلاس ہونا چاہیے. جیسے سندھ ہائی کورٹ کا فل کورٹ ڈکلیئر کیا گیا آئینی بینچ کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ کو بھی فل کورٹ ڈکلیئر کیا جائے اور وہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے. 26 آئینی ترمیم کے جو لیگل کانسٹیٹیوشنل جسٹیفیکیشن ہے اس کو دیکھا جائے، لیکن وہ نہیں ہو رہا. دوسری طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جسٹس امین الدین کی سربراہی میں کمیٹی ہے، جس میں ابھی ایک ابتدائی اجلاس جو ہوا اس میں 7 جوڈیشل افسران تو شامل ہوئے، لیکن باقی 2 جج صاحبان اس کمیٹی کے ممبر جو ہیں کہ وہ نہیں تھے. ایک ملک سے باہر تھے اور دوسرے کہاں تھے، اس کے بارے میں تمام حلقے جو ہیں کہ بالکل ہونٹ اپنے سی کے بیٹھے ہوئے اور کوئی اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، بول نہیں کر رہا. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے پریکٹیکلی جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں 184(3) کے یا 184 کے یا 189 یا 199 کے، تو وہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا وہ سٹک ڈاؤن ہوئے پڑے ہیں. تو دیکھتے ہیں آگے معاملات کیا چلتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.